इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि उनके परिवार को फंसाया जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। इस तरह के आरोप नीतीश कुमार भी कोई बड़ी बयानबाजी लालू यादव परिवार या उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल तौर पर आप ये समझकर चलिए कि कुंडी लग भी जाती है, ताला लग भी जाता है, फिर वायदे भी कर दिए जाते हैं मन से खड़े होकर कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन वो ताले भी खुल जाते हैं, वो कुंडी भी खुल जाती है। ताला है क्या, बीजेपी से हाथ छुड़ाकर एक बार फिर अपने पुराने दोस्त लालू यादव के पास नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कभी भी कुछ भी होना कोई बड़ी कह सकते हैं असंभव। क्या कानून के सिकंजे में चारों तरफ से फंस चुके हैं राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव? एक तरफ लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तीसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत लालू प्रसाद यादव पर मुश्किलें आन खड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ईडी अधिकारियों को मंजूरी दे दी जाती है जांच करने की, जहां ईडी अधिकारी नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में जो बड़ा विवाद बिहार में देखा जा रहा है, जो न जाने लालू प्रसाद यादव का पीछा नहीं छोड़ रहा है, वहीं ईडी अधिकारियों को मजबूती और मिल गई है। इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की अब संपत्ति पर भी कब्जा किया जाएगा, अब उनकी संपत्ति भी हड़पी जाएगी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे? जहां कहा गया कि ईडी अधिकारियों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तो वहीं 2011 का एक ऐसा मामला जिसमें लालू प्रसाद यादव को लेकर अब उनकी संपत्ति पर कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव इसके खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। अब इससे जुड़े हुए तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या चुनाव नजदीक आते ही क्या सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है? जहां विपक्ष दावा करता है कि कभी दिल्ली, तो कभी छत्तीसगढ़, तो कभी राजस्थान, तो कभी उत्तर प्रदेश, न जाने झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पद से हटना पड़ा था। अब बिहार में क्या लालू प्रसाद यादव की बारी है कि चुनाव जीतने से पहले ही वो हार मान लेंगे और सरकारी एजेंसियों के जरिए हार मान लेंगे? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जहां लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, ईडी अधिकारी ने जांच तेज कर दी, ईडी अधिकारी लगातार कई सबूत निकालकर सामने ला रही है कि कम दाम पर जमीनें ली गई हैं और जहां रेलवे के ग्रुप डी में नौकरियां दी जा रही थी, जमीनें ली जा रही थी, जिसमें पूरा परिवार लगभग शामिल बताया गया। ईडी के दफ्तर के कई चक्कर काटे गए। लेकिन अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। मामला पहले आपको बता देते हैं, मामला सिवान से जुड़ जाता है। सिवान की जो अदालत है, सीजेएम प्रथम, उनके जरिए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि 2011 में जब वो रेल मंत्री थे, उस दौरान देखा गया था कि दरोंदा में उपचुनाव था और अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, जबकि यहाँ पर आचार संहिता लागू हो गई थी, धारा 144 लग गई थी। उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, माइक के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया प्रशासन द्वारा। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे और आखिरकार अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि संपत्ति कुर्क की जाएगी। अगर वो 30 मई की सुनवाई में भी पेश नहीं होते हैं तो आदेश जारी कर दिया। क्या कहेंगे कि एक तरफ गिरफ्तारी, दूसरी तरफ संपत्ति पर कब्जा? देखिए नाज़मीन, चुनाव आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि इस तरह की हलचलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप देखिए 2010-11 का ये मामला है, अब जाकर 15 साल बाद ये बात याद आती है कि भाई उनकी संपत्ति भी कुर्क करनी है, इस मामले पर उनको जो है सजा भी देनी है। तो ये कहीं ना कहीं जो कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई साजिशन उनके खिलाफ जो है माहौल तैयार किया जा रहा है, उनके परिवार
परिवार को के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव में जो मजबूत स्थिति में कह सकते हैं महागठबंधन नजर आ रहा है, लगभग बराबर के कंपटीशन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो क्या एक बार फिर सरकारी एजेंसियों के जरिए जो विपक्षी दल है उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये हम डर तमाम इलेक्शन में, तमाम चुनावों में देख चुके हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे नाजमीन, उस वक्त उनके खिलाफ कितना बड़ा मामला लाया गया, करोड़ों रुपए की हेरफेर की बात कही गई, गवाह भी तैयार हो गए, सब हो गया। लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं और बीजेपी वहां पर चुनाव जीत जाती है, उसके बाद ये बात निकल कर सामने आती है गवाह के जरिए कि भाई जिस पेपर पे मुझसे साइन कराया गया उसको तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और मुझे इंग्लिश नहीं आती। जरा सोचिए किस तरह से उनको इस पूरे माहौल में, इस पूरे मामले में फंसाया गया, उनका नाम बकायदा उसमें घसीटा गया। लेकिन जब नतीजा सामने आता है, यानी कि जब इसको लेकर पूरा जो बातचीत है वो सामने आती है, बयानबाजी सामने आती है, तब पता चलता है कि भूपेश बघेल का इस मामले से फिलहाल कोई लेना देना नहीं रहा। राजस्थान में आप देखिए वो लाल डायरी का बहुत जिक्र होता था, अगर आपको याद हो, पीएम मोदी मंचों से खड़े होकर उस लाल डायरी की बात किया करते थे। आज लगभग साल भर, आई थिंक इतना तो हो ही गया होगा, साल सवा साल के आसपास की, अब तक वो डायरी कहाँ है, किस तरह से है, कौन कौन नाम उसमें शामिल है, कोई चर्चा नहीं है। एक ये मामला हो जाता है। जरा आप जो है झारखंड की बात कर लीजिए, हेमंत सोरेन वहां पर नजर आते हैं, अच्छी भली सरकार चला रहे होते हैं, कई समन उनको ईडी की भेज जाते हैं, आखिरकार उनको पकड़ लिया जाता है, तमाम तरह से उनको फिर जमानत मिल जाती है, फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन चुनाव में ये अच्छी बात रही कि चुनाव जीत जाते हैं, वो खैर फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ मुख्यमंत्री उस समय के अरविंद केजरीवाल, बल्कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, यानी कि लंबी फहरिस्त वहां पर नजर आई, जहां सबको जेलों के अंदर डाल दिया गया। तमाम तरह के हेर फेर, घोटाले, गबन, तमाम बातें उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन नाजमीन अभी भी आप देखिए कोई भी जो मामले में ना तो बहुत ज्यादा सबूत पेश किए जा सके हैं, तो बहुत कई बार हमने देखा छापेमारी भी हुई है, छानबीन हुई है, उसमें भी बहुत सारा कुछ मामला या माहौल बनकर तैयार नहीं हो पाया। तो ये सिर्फ आरोप लगा देना एक बात होती है। उसी तरह बिहार में दिखाई पड़ता है कि भाई तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगते हैं, उनके पिता के ऊपर आरोप लगते हैं, उनकी तमाम जो फैमिली है, चाहे तेज प्रताप हो, उनकी बहन हेमा हो, या फिर और भी सदस्यों परिवार के। तो ये जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या ये पूरा माहौल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि उनके परिवार को फंसाया जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसा आपने ही बताया और जैसा हमारे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं पता ही है कि मामला आज का नहीं है, बल्कि लगभग 15, 16, 17 साल पुराना ये मामला है। तो आखिर इतना लंबा मामला क्यों खींच रहा है? और देखिए चुनाव आते ही इस तरह के मामले उठते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो क्या ये भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक स्टंट है, पॉलिटिकल तौर पर फायदा पहुंचाने का एक प्रयास अपने लिए है, या फिर यहाँ डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को हवा नहीं दी, जहां नीतीश कुमार सिर्फ यही मंच से रटते रहे कि गलती हो गई, अब पलटी नहीं मारेंगे, अब कसम खाली है कि एनडीए के साथ रहेंगे। उनके पास तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि जहां मंजूरी ईडी अधिकारियों को मिल गई है, जहां लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात चल रही है, जहां तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, पूरा परिवार इसमें लिप्त है। देखिए नाजमीन, आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत हल्ला बोल, बड़ी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आप ये भी गौर करिए कि नीतीश कुमार भी कोई बड़ी बयानबाजी लालू यादव परिवार या उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पॉलिटिकल तौर पर आप ये समझकर चलिए कि कुंडी लग भी जाती है, ताला लग भी जाता है, फिर वायदे भी कर दिए जाते हैं मन से खड़े होकर कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन वो ताले भी खुल जाते हैं, वो कुंडी भी खुल जाती है, फिर उनकी वापसी हो जाती है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल जुमले हैं, इसको आप सच मत मानिए। हमारे तमाम दर्शक जानते ही हैं कि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खूब जमकर कह सकते हैं कि जो बयान है वो देते हुए नजर आते हैं, तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल बनता है, मौका बनता है, एक दूसरे के साथ में आते हुए दिखाई पड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। तो यही कुछ मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी क्या कोई बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला है? क्या बीजेपी से हाथ छुड़ाकर एक बार फिर अपने पुराने दोस्त लालू यादव के पास नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक तौर पर कभी भी कुछ भी होना कोई बड़ी कह सकते हैं असंभव सी बात नहीं है। राजनीति है और राजनीति में यूं ही सब कुछ होता है कि आज आप मेरे साथ हैं,
कल किसी और के साथ में गठबंधन करते हैं और इसी तरह से राजनीति जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल, बिहार चुनाव से पहले जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार यानी कि सत्ता में लाने के लिए विवश दिखाई दे रही। देखना होगा कि क्या सरकारी एजेंसियों को लेकर जो सवाल विपक्ष खड़े करता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये सक्रिय हो जाते हैं, वरना ये मुद्दे जो सालों पुराने हैं इन मुद्दों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन चुनाव आते ही सक्रियता दिख जाती है और इन मुद्दों पर गंभीरता भी नजर आती है और बड़ा विवाद बन जाता है। देखना होगा कि जो नौकरी देने के बदले जहां जमीन मांगी गई और अब जो सिवान से जुड़ जाता है पूरा मामला, जहां कोर्ट के जरिए संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया जाता है, क्या ऐसे में लालू प्रसाद यादव घबरा जाएंगे? क्या राजद घबरा जाएगी या फिर इसका असर या और भी ताकतवर रूप में बिहार चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या लगता है आपको कि आखिरकार चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।